द रिपब्लिकन विजन चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। हाल ही में बिहार सरकार ने एक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए राज्य में ओबीसी की जनगणना करने का साहसी निर्णय लिया है। इस मामले से पूरे देश में एक चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। ओबीसी समाज इस जातीय गणना से कहीं न कहीं उत्साहित दिख रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे अपने स्टूडियो में कम्युनिस्ट पार्टी के कामरेड जिला सचिव कामरेड अरुण वनकर हम लोगों के बीच में हैं। तो चलो उनसे पूछते हैं कि कामरेड, बिहार सरकार ने जो क्रांतिकारी निर्णय लिया है ओबीसी समाज की जातीय जनगणना करने का, क्या आपका राजनीतिक दल इस जातीय जनगणना करने के पक्ष में है? निसंदेह की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जब मंडल आयोग की घोषणा 1990 में माननीय पंतप्रधान वीपी सिंह ने की थी, उस वक्त भारत की एकमात्र राजकीय पार्टी थी जिसके कार्यकारिणी ने एक मुश्त इस मंडल आयोग को पाठिंबा दिया। मगर हम देखते हैं कि मंडल आयोग की घोषणा होने के बाद 92 तक मंडल आयोग की जो नौकरी और शैक्षणिक सिफारिशें थी वो 92 तक 90 की घोषणा है पर 92 तक लागू नहीं हो गई। उसके कारण ये मामला कोर्ट पे लंबित था और देखने में ये आया है कि हमारे यहाँ ओबीसी के जनसंख्या का पैमाना ये नहीं है और वो इसलिए कि उसका 27% कैसा रहेगा, ये सब सवाल खड़े हो गए थे। उस वक्त हमने वो भुगता है। मगर मंडल आयोग लागू होने के बाद हम देखते कि उसका कतिपय थोड़ा बहुत फायदा जो मिलते चला गया, ये भी लोगों के पेट में आने लग गया उच्चवर्णीयों के। और हम देखते कि मंडल के खिलाफ की साजिशें तेज होती गई और हम देखते कि 50% का जो दायरा दे दिया, संवैधानिक आरक्षण हमारे देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती को लागू करने में बाबा साहेब सफल हो गए। मगर 340 के कलम के तहत एक आयोग बनाकर उसका परीक्षण सर्वे कर उनका सामाजिक मागासवर्गीय बैकलॉग क्या है वो सबका सर्वे का रिपोर्ट के आधार पर वो आयोग सिफारिश करेगा, ऐसा उसका दस्तूर था। और इसलिए मंडल कमीशन ने जब सिफारिश की, हम देखते हैं प्रस्तावित पार्टियों ने उसको लागू नहीं होने दिया। और 90 में जब वीपी सिंह जी, इनके सामने सवाल था कि उनकी सरकार को तो एक तरफ कम्युनलवादी भाजपा का समर्थन था, दूसरी तरफ वामपंथी पार्टियों का समर्थन था। तो ऐसे हालात में देश का जो राजनीतिक परिदृश्य था, वीपी सिंह जी को मैं तथागत गौतम बुद्ध के बाद वो एक इंसान मानता हूँ कि जिन्होंने अपना राज्य का त्याग की परवाह न करते हुए कि सरकार चली जाएगी उसकी भी परवाह न करते हुए उन्होंने मंडल आयोग लागू किया था। और तब से ये जो मध्यम मार्गी समाजवादी लोग हैं, इनके दिमाग में मंडल आयोग रहा है। मगर चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी ये वर्गीय आधार पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, 1991 में नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद देश के जो हालात बदल गए, तो हमारा कम्युनिस्टों का फोकस ये वर्ग संघर्ष पर और वो इकोनॉमिकल पॉलिसी नई आर्थिक नीति के दुष्परिणाम पर ज़्यादा रहा। मगर बहुत सी शक्तियाँ मंडल आयोग के पीछे थी और हम देख रहे कि जनगणना ये सबसे बड़ा अड़थड़ा। 1931 की अंग्रेजों के काल की आखिरी जनगणना है जिसके आधार पर मंडल आयोग यानी ओबीसी की 52% संख्या है, ये अनुमान निकला। उसके आधार पर यह था इस देश में एक बार आपको मालूम है नचिप्पन कमेटी बनी और नचिप्पन कमेटी ने ये बताया कि देश के जातियों के लोक संख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए और इसलिए नचिप्पन कमेटी की सिफारिश लागू करने का सवाल था। मगर ये नहीं हो रहा था। प्रस्तावित पार्टियों की अड़चन ऐसी थी कि उसका जो उच्चवर्णीय नेतृत्व उसको ये मालूम था कि अगर ये जनगणना एक बार होगी और आंकड़े सामने आ गए तो ये समझ में आ जाएगा कि इस देश में बहुसंख्यक लोग, ये दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, बहुजन है और राज करने वाले उच्चवर्णीय हैं। तो उसके कारण इसको रोकने के बार बार प्रयास होते गए। मगर बिहार का राजनीतिक परिदृश्य ऐसा था कि नीतीश कुमार ने 2-3 बार इधर उधर किया और भाजपा जैसे पार्टी के साथ सत्ता बनाया। अनुभव से नीतीश कुमार ने क्या सीखा, तो उसने देखा कि उच्चवर्णीय हमारे ब्यूरोक्रेसी का फायदा उठाकर अपनी नीतियों को लागू करते हैं तो हमारे बहुजन समाज को, ओबीसी को उसका फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए अब दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए नीतीश कुमार जी ने यह निर्णय लिया, मुख्यमंत्री ने, कि हमारे बिहार की नई केंद्र सरकार कर रही है तो हम अपनी बिहार की जाति जनगणना करेंगे। और वो जनगणना शुरू हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ताबड़तोड़ उसका समर्थन दिया। बिहार का परिदृश्य ऐसा है कि एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा तो बाकी सभी पार्टियां जनगणना के पक्ष में, और इसीलिए महाराष्ट्र में भी ये मांग उठ चुकी है कि ये जातीय जनगणना
ये आने के बाद ही उसके एवज में यानी हमारा ये जो कमीशन है मंडल आयोग लागू होने का मतलब क्या, लोक संख्या के प्रमाण में नौकरियों का सवाल तो आता ही है, शैक्षणिक आरक्षण का सवाल आता, मगर ये बैकवर्डनेस दूर करने के लिए छोटे उद्योग धंधे, वो जिस कारागिरी क्षेत्र आते थे उनके लिए आर्थिक विकास महामंडल का गठन करना, ऐसी बहुत सी प्रक्रिया इसके तहत आती है। और इसलिए जनगणना ये मुख्य आधार है। कोर्ट में हम बार बार उसके कारण अड़थड़े में आते हैं। तो इसलिए हमारे देश में मेरी ऐसी राय है, कम्युनिस्ट पार्टी की भी ऐसी राय है, एक बार नचिप्पन कमेटी के मुताबिक पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जिन लोगों की सत्ता है, ये तो आरक्षण के खिलाफ के लोग हैं, ये तो 3% की सत्ता के आधार पर इस देश के बहुजनों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं और 100 साल सत्ता चलाना चाहते हैं, तो वो इसकी हिमायत नहीं करेंगे, ये अड़थड़ा लाएंगे। मगर महाराष्ट्र की सर्वभूमि में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रहे, ज्योतिबा फुले रहे, इनका जो आंदोलन है एक व्यापक जागृति है। तो महाराष्ट्र की सरकार को आज नहीं कल जातीय जनगणना करनी होगी। ओबीसी की ये जरूरत होना चाहिए कि उन्होंने रास्ते पर उतरना चाहिए जनगणना की मांग को लेकर। और मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह, मैं अभी परसों ही 24 तारीख को उमरेड में था, वहाँ भी एक बड़ा आंदोलन धरना हुआ जातीय जनगणना की मांग को लेकर। तो ये जगह जगह ओबीसी उठ रहे। भंडारा में गांव-गांव में घुमा जा रहा है और आने वाले अगले महीने में एक बड़ा मोर्चा, वहाँ विराट मोर्चा ओबीसी निकालने जा रहे हैं। तो ये चेतना का विकास हो रहा है और मैं जातीय जनगणना का स्वागत करूँगा। कॉमरेड, क्या आपको लगता है कि वर्तमान की जो देश की राजनीतिक परिदृश्य है, एक तरफ कमंडलवादी लोग, उनका वर्चस्व दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, उनका दबाव तंत्र काम कर रहा है, तो क्या उसको मात देने के लिए मंडल आयोग या ओबीसी समाज की जातीय जनगणना करने का फैसला है, या फिर नीतीश कुमार की क्या मंशा है कि जातीय जनगणना से ओबीसी समाज को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्या लाभ मिलने वाला है? हम देख रहे हैं कि हमारे देश की आज़ादी का अगर परीक्षण करेंगे तो ये हमारा सद्भाग्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो प्रोविजन किया उसके कारण लोकशाही के तहत हम चलते आ रहे हैं। मगर एक बात ध्यान में रखना होगा कि अंग्रेजियों के काल की ब्यूरोक्रेसी, ये ब्यूरोक्रेसी आज़ादी के बाद कायम, तो जिसके कारण हमारे देश का बहुजन, दलित, आदिवासी, इसके विकास के पैमाने में प्रशासन असफल रहा है। प्रशासन नहीं चाहता है बहुजनों का विकास हो। तो अब सवाल ऐसा आ गया है कि नीतीश कुमार भी सरकार तो चला रहे हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं कि वो दलित, आदिवासी या ओबीसी को फायदा नहीं दिला पा रहे। तो ब्यूरोक्रेसी को भी चेंज करने के लिए हमारे देश में हम देखते हैं कि न्याय व्यवस्था में अभी भी आरक्षण का सवाल नहीं आया। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं और अब तो निजी क्षेत्र बड़े पैमाने पर बढ़ गए सरकार की नीति के कारण। तो इसलिए ये एक ऐसा मसला है कि ये भारत का बेसिक मसला बन गया है। क्या हमारा संविधान ये कहता है, समता, बंधुत्व, न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, आरक्षण का तत्व बैकवर्डनेस से जो हजारों साल से बैकवर्ड है उनको बराबरी में लाने के लिए उसका रास्ता अपनाया गया है, उसको तो अमल में नहीं लाया जा रहा। आज भी हम देखते हैं कि क्लास 1 के पदों पर उच्च वर्णों का ही बोलबाला है। ये पहली बार इसी सरकार ने कर लिया है। EWS को आरक्षण, यानी कौन जो उच्च वर्णीय है उनके लिए 10% आरक्षण, उसमें कोई ओबीसी नहीं आएगा, उसमें दलित नहीं आएगा, आदिवासी नहीं आएगा। ये तो कौन सा पैमाना है? बैकवर्डनेस के आधार पर आरक्षण है। और सवर्ण लोग, उनकी उच्च संस्कृति होने के कारण उनमें तो बैकवर्डनेस नहीं, गरीबी ये पैमाना नहीं है आरक्षण का। मगर मोदी की सरकार ने 10% आरक्षण, जो असंवैधानिक है, मगर खपा तो लिया है। तो इसलिए हमारे सामने संकट है। हम राजनीतिक लाभ की बात नहीं कर रहे। हमारा संविधान हमको गारंटी देता है कि हम अपने देश में समता, बंधुत्व का ये चलाएंगे और हम देश की जनता को एक जैसा समान मानेंगे। इसलिए एक आदमी और एक मत का प्रावधान किया गया है। वो बराबरी पर लाने वाला जो प्रावधान है वो नहीं हो रहा है करके मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं, यह हमारा बेसिक भारतीय जनता जो बहुसंख्यक जनता है उसकी मांग बनती है, ऐसा मेरा कहना है। कॉमरेड, आपको क्या लगता है कि एक तरफ ओबीसी समाज जागरूक हो रहा है जातीय जनगणना को लेकर, इससे भारतीय जनता पार्टी क्या घबराई हुई है? भारतीय जनता पार्टी इस जनगणना के विरोध करने के पीछे उनका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण आपको गोल करके पास खोजा गया। 1938 में उन्हें वी डिफाइन ऑफ माई नेशन करके जो किताब लिखी, उसमें उन्होंने अपने मंशा पर भी प्रकट किया कि हम इस देश में एक राम नाम का आदर्श पुरुष, उसका आदर्श बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हम राम मंदिर के नाम पर पोलराइजेशन हिंदू का करेंगे। ये उन्होंने बोलने के बाद उन्होंने फिर नेक्स्ट कदम ये बताया कि हमारी सत्ता आएंगे एक दिन, ये विश्वास भी बताया उन्होंने।
और फिर ये बताया कि हमारी सत्ता जब आएगी हम क्या करेंगे। तो हमारी सत्ता आने के बाद इस देश के जो 95% लोग हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद या अंग्रेजों के काल में ही ये लोगों का उत्थान हो रहा है, और जबकि हमारा मनुस्मृति कहती है कि ये तो हमारे नीचे के है, इधर तो हमारा सुनना चाहिए। इसलिए हम सत्ता में आने के बाद 95% लोगों का आर्थिक रूप से उनको बर्बाद करेंगे, विकलांग करेंगे, और वो जब हाथ भिखमंगे बन जाएंगे तो हम किसान सम्मान निधि जैसी इनकी योजनाएं लागू करेंगे और हम 100 साल राज करेंगे, ये उनका ख्वाब है। तो जाति जनगणना तो उघड़ हो जाएगी ना कि जिसकी संख्या भारी उसके राज की बात आती है। तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य स्पष्ट है कि इसको रोका जाए, ये किसी हालत में न हो। और इसलिए देखा हम देखते हैं कि बार बार मोदी इसको इनकार कर रहे हैं, जबकि अपन देखते हैं गोपीनाथ मुंडे जैसे नेता इन्होंने जाति जनगणना की बात की है बीजेपी के अंदर। हम देखते हैं कि ऐसे नेताओं का खात्मा भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैसे किया जाता है और फिर ब्राह्मणशाही आ जाती है। और हम देखते हैं देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता फिर महाराष्ट्र की राजनीति में हावी हो जाता है, और फिर ने क्या हमारे फिर वो चंद्रशेखर बावनकुळे जैसे लोगों को अध्यक्ष बनाकर उनके फाड़ बन जाते हैं और उनके इसमें लग जाते हैं। तो ओबीसी समाज को उन्होंने राम के नाम पर या पोलराइजेशन के नाम पर या बौद्ध दलित के खिलाफ हिंदू दलित को खड़ा करके जो राजकारण चला है वो हमारा सबसे बड़ा रहता है। हम बाबा साहब ने तो हमको उन्होंने जो संविधान बनाया, जो अधिकार दिए समस्त समाज के लिए दिए, मगर हमारी अड़चन ऐसी होगी कि जिस संविधान को उसके कर्तव्य, उसके कारण, उसके अधिकार, उसकी भाषाएं हमने 1950 के बाद लोगों में लेके जाना था, हम सब लोगों की कमजोरी हो। मुझे अच्छे से याद आता है कि 1990 में मैं यही थीम पर लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, हमारा मार्गदर्शक तत्व क्या होता, हमको किस दिशा में जाना है, ये जब गांव में घूम रहा था तो लोगों की ये मांग थी कि हमको चुनाव के वोट मांगा जाता, राजकारण समझा जाता, मगर हमको कोई लोकशाही नहीं समझाता, हमको कोई समाजवाद नहीं समझाता, धर्मनिरपेक्षता। तो ये बेसिक एजुकेशन करने में हम पीछे हो गए। इसके कारण ये जो दरारें गिराई जाती है ओबीसी, दलित, आदिवासी, हिंदू दलित, बौद्ध दलित, उसमें वो सफल हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एकमात्र उपाय संविधान का एजुकेशन, संविधान को लोगों के बीच में लेके जाना, लोगों को बार बार समझाना, एजुकेशन के माध्यम से हम उसको कैसे पर्कुलेट कर सके। हमारे सामने वही एक आदर्श है, भारतीय संविधान इसके लिए आदर्श है। जातीय जनगणना से ओबीसी समाज को उसके शैक्षणिक, उसके राजनीतिक, उसके जिंदगी से जुड़े हुए तमाम क्षेत्रों में क्या फायदा देख रहे हैं आप? देखिए, बहुजन समाज ने, ओबीसी समाज ने उसके फायदे महसूस किए। अभी उसको सामने सवाल आ गया है कि बीच में रोक दिया गया था आरक्षण, हॉस्टल की शिक्षावृत्ति को रोक दिया था। आपको मालूम होना चाहिए कि ओबीसी में होने के कारण 50% में प्राइवेट कॉलेज में भी उसको शिक्षा मिलती है, और अब तो शिक्षा का नई शिक्षा नीति जो आ रही वो तो उच्च शिक्षा से दलित आदिवासी ओबीसी को वंचित करने जा रही। तो प्राइवेट एजुकेशन में भी मंडल आयोग उसका आरक्षण ये फायदेमंद होगा ना, कुछ तो लोग पढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत बड़ा कड़ी का मुद्दा है कि आरक्षण हमारे देश में आज बहुत कड़ी का मुद्दा है। इसलिए हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जाति है अभी जिनको एहसास हो रहा है कि आरक्षण एक आधार है समाज के अंदर लोगों को विकास करने का। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये चलेगा और वो जरूरी है। जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी, मार्क्सवादी, आम्बेडकरवादी इस विचारधारा को मानने वाले राजनीतिक दल खुलेआम समर्थन कर रही है। तो आपको लगता है क्या कि अभी 2024 का जो अगला लोकसभा चुनाव है तो ये उसकी पूर्व तैयारी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मंडल वर्सेस कमंडल कर दिया जाए? ये बीजेपी बहुत चालाकी से पहले मुस्लिम देश पर आधारित राजनीति चला रही थी, मगर उसका जो ये उसके पीछे का मकसद था कि तमाम हिंदू एक होकर ओबीसी उनके दायरे में, और उसमें सफल रही। मगर अब जातीय जनगणना के मुद्दे में डिफरेंसेस पैदा कर दिए। अभी आपने इधर शिक्षक मतदार संघ का चुनाव हो रहा और उसमें जूनी पेंशन योजना मुद्दा बन गया, जातियाँ बाजू में रहेगी, और बीजेपी के खिलाफ पे जूनी पेंशन योजना के जो बाजू में उनके तरफ शिक्षकों का कल है। तो हमको दिख रहा है बदल रहा है। आर्थिक परिदृश्य में देख रहे हैं हम कि हिडेनबर्ग ने जो अदानी मोदी को बहुत आगे कर रहा था, पूरा सपोर्ट करके उसने उसको सरताज बना दिया मोदी को, और दुनिया का वो तीसरा आर्थिक महासत्ता बन गया था। हिडेनबर्ग ने उसकी पोल खोल देने के बाद अब वो डाउननेस की ओर आ रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अब पीछे हट के उड़ रही है, और हमारी मंडल की राजनीति, दलित बहुजन ओबीसी की राजनीति, बाबा साहेब आम्बेडकर रहे, ज्योतिबा फुले रहे, मार्क्सवाद रहे, लेनिनवाद रहे, मेहनत कशों के राजनीति, ये भारतीय राजनीति पर हावी होते जाएगी।
और इसलिए हमारे को लगता है कि 2024 में जो एजेंडा सामने आएगा ये दलित आदिवासी बहुजन की एकता को लेकर उनके विकास को लेकर एजेंडा आएगा और उस पर वही सरकार सफल होगी जिस एजेंडा को लेकर चलेगी। धन्यवाद कॉमरेड अरुण बनकर। इन्होंने मंडल आयोग को लेकर और वर्तमान की राजनीतिक परिदृश्य को लक्ष्य रखते हुए और 2024 में क्या दृश्य बन सकता है इस पर सविस्तर रूप से आपने हमारे स्टूडियो में आकर हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका धन्यवाद।